यह कहानी उस समय की है जब गांव में पंचायत का न्याय चलता था और बड़बोलेपन की सज़ा अक्सर हंसी ठिठोले से दी जाती थी। लीजिए, एक चतुर नाई और एक अहंकारी सेठ की कहानी पेश है। बात पुरानी है, पर आज भी सयाने इसे चूल्हे के पास बैठकर सुनाते हैं। कहते हैं कि इंसान की जुबान अगर लगाम में ना हो तो वह खुद के लिए खड्डा खोद लेती है। रामपुर गांव में एक सेठ रहता था। नाम था किरोड़ीमल। नाम किरोड़ीमल था, पर दिल कौड़ी जैसा भी नहीं था। उस पर आफत यह कि उसे अपनी बुद्धि और धन का इतना अहंकार था कि वह हर किसी को नीचा दिखाने का बहाना ढूंढता रहता। दूसरी ओर था धनीराम नाई। धनीराम के पास ना तो धन था, ना ही जमीन, पर उसके पास एक ऐसी कैंची थी जो बाल काटती थी और एक ऐसी जुबान जो बड़े बड़े की अकल ठिकाने लगा देती थी। धनीराम का उसूल था, सम्मान दोगे तो सिर मुंडवाओगे, वरना अपनी आबरू गवाओगे। एक सुबह जब ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थी, सेठ किरोड़ीमल अपने मखमल की पालकी से उतरा और धनीराम की दुकान के सामने जाकर जोर से चिल्लाया, ए नाई, सुना है तू बड़ा शातिर है। आज मेरा एक काम कर, पर शर्त यह है कि अगर तू हार गया तो तुझे तो उम्र मेरी गुलामी करनी होगी। पूरे गांव की निगाहें ठहर गई। धनीराम ने उस तरह की धार तेज करते हुए बस मुस्कुरा कर देखा। खेल शुरू हो चुका था। धनीराम ने अपना पुराना उस्तरा पत्थर पर घिसना जारी रखा। उसने ऊपर देखा भी नहीं और धीरे से बोला, सेठ जी, जूती का काम चलना है पर बुद्धि का काम चलाना। आप यह क्या चलाने आए हैं, अपनी लाठी या अपनी जुबान? सेठ का चेहरा तमतम उठा। उसने गरज कर कहा, मैं आज तुझे एक चुनौती देने आया हूँ। कल सुबह मैं यहाँ आऊँगा, तू मेरी हजामत बनाएगा, पर एक शर्त है। अगर तूने हजामत के दौरान मुझे अपनी बातों में उलझा कर मुझे हाँ या ना कहला दिया तो मैं तुझे 10 सोने की मोहरें दूंगा। लेकिन अगर तू हार गया और मैंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला तो तुझे अपनी दुकान छोड़कर मेरे अस्तबल में उम्र भर घोड़ों की लीड साफ करनी होगी। बोल, है मंजूर? पूरा बाजार सन रह गया। धनीराम ने उस तरह को अंगूठे से परखा और धीमी मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, सोने की मोहरों का शौक तो नहीं, पर आपके अस्तबल की सफाई की नौबत कभी भी नहीं आएगी। चुनौती मंजूर है। रामपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे धनीराम नाई अपनी छोटी सी दुकान सजाता था। धनीराम केवल हजामत नहीं बनाता था, वो गांव का अखबार भी था। किसके घर में क्या पका, किसकी बिटिया का रिश्ता तय हुआ और किसके खेत में चूहे लगे हैं, सब उसे पता होता। वो स्वभाव से शांत लेकिन हाजिर जवाब था। सेठ किरोड़ीमल गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास आलीशान हवेली, घोड़ों की बग्गी और सोने के कपड़े थे। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो किसी भी गरीब या मेहनतकश को चैन से रहने नहीं देता था। वो अपनी बातों में लोगों को फंसाता और फिर उससे शर्त जीत कर उनका मजाक उड़ाता। सेठ जी की हजामत बनाने के लिए बड़े बड़े नाई शहर से आते थे, पर सेठ उन्हें भी बेइज्जत करके भगा देता। कोई ठीक से मुझ भी नहीं बना पाता तो किसी का हाथ कांप जाता। असल में सेठ को हजामत की नहीं बल्कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की भूख थी। धनीराम ने अब तक सेठ जी से दूरी बना रखी थी, पर उस दिन जब सेठ ने सरेआम उसे चुनौती दी तो धनीराम समझ गया कि अब लोहा गर्म है, चोट तो करनी ही पड़ेगी। उस रात धनीराम की चौपड़ी में दिया देर तक जलता रहा। उसकी पत्नी चिंतित थी। उसने कहा, स्वामी, आपने उस मगरमच्छ से पंगा ले लिया। क्यों लिया? वो आपको खा जाएगा।
उसके पास वकीलों की जैसी फौज है और जुबान की चालाकी। धनीराम ने मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी कैंची में तेल डाला और बोला, भगवान तू भाग्यवान, तू फिक्र क्यों करती है। अहंकार इंसान उससे भरे हुए मटके की तरह होता है जिसमें अगर एक छोटा सा छेद भी कर दिया जाए तो सारा पानी खुद ब खुद बाहर आ जाता है। सेठ को लगता है कि वह शब्दों का बाल जाल बुनना जानता है, पर वह यह भूल गया है कि मैं उस जाल को काटने वाली कैंची हूँ। बस तू सुबह की चाय कड़क बनाना, कल का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। अगली सुबह का इंतजार पूरा गांव कर रहा था। लोग काम धंधा छोड़कर उस पीपल के पेड़ के पास जमा होने लगे थे। माहौल ऐसा था जैसे कोई मेला लगने वाला हो। धनीराम ने अपनी दुकान को आज कुछ खास तरीके से सजाया था। एक पुरानी टूटी कुर्सी के सामने एक धुंधला सा आईना और बगल में गोबर के उपलों की ध्वनि। ठीक 8 बजे ढोल नगाड़ों की थाप तो नहीं, पर अपनी भारी जूतियों की चरचर आवाज़ के साथ सेठ किरोड़मल वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक रेशमी रुमाल था जिसे वह बार बार अपनी नाक पर रख रहा था, मानो गांव की हवा उसे बीमार कर देगी। उसने धनीराम की ओर देखकर एक कुटिल मुस्कान दी और बोला, तैयार है ना गुलाम बनने के लिए। धनीराम ने झुककर प्रणाम किया और अपनी फटी हुई चटाई की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ जी इस सिंहासन पर तशरीफ रखिए। आज की सुबह आपकी आखिरी अकड़ की सुबह हो सकती है। जैसे ही सेठ किरोड़मल उस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी भारीपन था। सेठ ने अपने रेशमी कुर्ते के कॉलर ठीक किए और धनीराम की ओर एक ऐसी नज़र डाली जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। सेठ ने गला साफ करते हुए कहा, सुन ओ धनीराम, मेरी शर्त फिर से सुन ले ताकि बाद में तू मुकर नहीं। तू मेरी हजामत बनाएगा, पर इस दौरान तू मुझसे जो भी बात करेगा या जो भी सवाल पूछेगा उस जवाब देने के लिए मैं हाँ या ना शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूँगा। और अगर तूने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इन 2 शब्दों में से कोई एक बोलूँ तो मैं तुझे 10 सोने की मोहरें दूंगा। लेकिन अगर तू हार गया तो तुझे मेरे घर के पशुओं की सेवा करनी होगी। क्या तुझे यह मंजूर है। धनीराम ने उस तरह को चमड़े के पट्टे पर रगड़ते हुए उत्तर दिया, सेठ जी शर्त तो पत्थर की लकीर है, पर मेरी भी एक छोटी सी विनती है। हजामत के दौरान आप मुझे बीच में टोकेंगे नहीं और ना ही अपनी कुर्सी से उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप इस छोटी सी बात को मान सकते हैं। सेठ ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। उसने हाँ नहीं कहा, बस इशारा किया। समस्या यहीं से शुरू हुई। धनीराम जानता था कि सेठ कोई अनाड़ी नहीं है। वह बरसों से लोगों के गले काटता आया है और आज यह अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठा था। धनीराम के सामने चुनौती यह थी कि उसे सेठ के मुंह से वे शब्द निकलवाने थे जो सेठ ने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से रोक रखे थे। यह केवल एक हजामत नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। धनीराम को पता था कि जब तक वह सेठ के अहंकार या उसके धन पर चोट नहीं करेगा, सेठ अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगा। उधर सेठ मन ही मन खुश था। उसे लग रहा था कि आज एक चतुर नाई उसके पैरों की ढोल बनेगा। धनीराम ने पित्तल के कटोरे में से थोड़ा सा पानी लिया और उसे कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलाई थी जो त्वचा पर हल्की खुजली पैदा करती है। उसने ब्रश उठाया और सेठ के चेहरे पर साबुन लगाना शुरू किया। साबुन इतना गाढ़ा था कि सेठ का आधा चेहरा सफ़ेद झाग से ढक गया। तब धनीराम ने पूछा, सेठ जी सुना है आपकी हवेली में कल रात डकैत घुसे थे और सारा सोना ले गए। सेठ आग बबूला हो गया। वो चिल्लाना चाहता था
चिल्लाना चाहता था नहीं, पर उसे याद आया कि ना ही वो नहीं बोलेगा, न नहीं बोलना है, बस गुर्रा कर रह गया। धनीराम ने फिर कहा, और यह भी सुना है कि आपकी पत्नी ने आपको घर से निकाल दिया है। अब सेठ का धैर्य जवाब दे रहा था। उसका चेहरा खुजली से तड़प रहा था और कान अपमान से जल रहे थे। धनीराम ने उस तरह हाथ में लिया और सेठ की कनपट्टी से बाल काटते हुए बोला, सेठ जी, हजामत तो चलती रहेगी, पर जरा इस कागज़ पर नज़र डालिए। कल शाम जब मैं अपनी झोपड़ी की मरम्मत कर रहा था तो ज़मीन के नीचे से यह मुझे एक तांबे का बर्तन मिला। उसमें यह दस्तावेज था। इस पर आपके पिता और मेरे दादाजी के हस्ताक्षर है। इसमें लिखा है कि आपके पिताजी ने मेरे दादाजी से 500 मोहरें उधार ली थी और बदले में मैं आपकी पूरी हवेली और गोदाम गिरवी रखे थे। क्या यह आपके पिताजी के ही दस्तखत नहीं है? सेठ जी के माथे पर पसीना आने लगा। वह जानता था कि यह झूठ है, सफ़ेद झूठ है। उसके पिता कभी किसी से एक ढेला उधार नहीं लेते थे। वह जोर से चिल्लाकर कहना चाहता था यह झूठ है, यह मेरे पिता के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन नहीं शब्द उसके गले में ही अटक गया। उसने अपनी मुठिया भी ली। धनीराम ने योजना को और गहरा किया। उसने अपने एक चेले को इशारा किया जो भीड़ में छिपा बैठा था। वह लड़का भागता हुआ आया और चिल्लाया, धनीराम काका, गजब हो गया। सेठ जी की हवेली के पिछले हिस्से में आग लग गई है। सारा अनाज जलकर राख हो रहा है। गांव वालों को लगा कि वाकई आग लगी है। वे चिल्लाने लगे। सेठ अपनी कुर्सी से लगभग उछल ही गया था, पर उसे धनीराम की वह शर्त याद आ गई। कुर्सी से उठना नहीं है। उसने अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर लड़के की तरफ देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसका सारा साम्राज्य धुएं में मिल रहा है। धनीराम ने बहुत ही शांति से कहा, अरे आग लगी है तो क्या हुआ सेठ जी? आप तो इतने बड़े आदमी हैं, एक हवेली जल गई तो दूसरी बनवा लेंगे। क्या आपको अपने धन से इतना मोह है कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ बैठे रहेंगे? अगर आप हाँ कह दे तो मैं आपको जाने दूँ। सेठ का दम घूट रहा था। एक तरफ उसकी हवेली का मोह और दूसरी तरफ शर्त हारने का डर। धनीराम ने अब उस तरह सेठ की गर्दन के पास रखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सेठ जी सुनो, आपके पूर्वजों ने इस गांव का कुआं इसलिए बंद करवाया था क्योंकि उसमें उन्होंने अपना काला धन छिपाया था। क्या सच है? अब बात सेठ के सम्मान और प्रतिष्ठा पर आ गई थी। धनीराम ने एक एक करके ऐसे सवाल दागे जो सेठ की दुखती रगों पर चोट कर रहे थे। धनीराम की योजना यह थी कि वह सेठ को भावात्मक रूप में इतना अस्थिर कर दे कि वह होश खो बैठे और अनजाने में वे वर्जित शब्द बोल दे। धनीराम ने अब एक और पैंतरा बदला। उसने अपनी झोली से एक ऐसी तस्वीर निकाली जिसमें एक आदमी को गधे पर उल्टा बैठा कर गांव से बाहर निकाला जा रहा था। उसने वह तस्वीर सेठ के चेहरे से बिल्कुल करीब लाकर कहा, सेठ जी, आज रात मैंने एक सपना देखा। उसमें कोई आपकी इसी तरह सवारी निकाल रहा था। क्या आपको लगता है कि मेरा सपना सच होगा? सेठ के चेहरे की नसें तन गई थी। वह अपमान के घूंट पी रहा था। धनीराम ने जब वह गधे वाली तस्वीर दिखाई तो बाजार में खड़े लोग की हंसी फूट पड़ी। सेठ करोड़मल का चेहरा अपमान से तमतमाकर जामुनी हो गया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह चतुर व्यापारी जो अपनी एक हुंकार से पूरे गांव को कंपा देता था, आज एक फटी हुई चटाई पर बैठा आधे मुंडे सिर और साबुन के झाग के साथ मजाक का पात्र बन गया था। धनीराम ने उस तरह
नीचे रखा और अपनी झोली से एक मटमैली पोटली निकाली। उसने पोटली खोलकर उसमें से कुछ पुराने पीतल के गहने निकाले, एक कड़ा, एक भारी कंठा और कुछ मुड़ चुकी अंगूठियाँ। धनीराम ने उसे सेठ की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, सेठ जी, आप शर्त की बात करते हैं। क्या आपको याद है आज से 20 साल पहले की वह काली रात जब अकाल पड़ा था और गांव के लोग दाने दाने को तरस रहे थे? मेरे पिताजी अपनी जान बचाने के लिए आपके पास आए थे और अपनी माँ के यह आखिरी गहने गिरवी रखे थे। आपने उसे वादा किया था कि जब बारिश होगी और फसल कटेगी तो आप यह गहने लौटा देंगे, पर आपने क्या किया? आपने मुस्कुराकर कह दिया कि मेरे पिताजी ने कभी कोई गहने दिए नहीं। भीड़ में से अचानक सन्नाटा छा गया। यह केवल एक हजामत की शर्त नहीं रह गई थी, यह 20 साल पुराने एक जख्म का हिसाब था। सेठ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे वह रात याद आ गई। उसे लगा था कि वह गरीब नाई मर गया और उसके साथ वह राज भी दफन हो गया, पर आज वही गहने उसके सामने नाच रहे थे। धनीराम ने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा किया, सेठ जी, मैंने सुना है कि जो इंसान दूसरों का हक मारता है उसकी 7 पीढ़ियां नरक की आग में जलती है। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके महल की ईंटें उन गरीबों की आहों से बनती है? क्या आपको लगता है कि आप यह पाप लेकर चैन की नींद सो पाएंगे? सेठ का शरीर कांपने लगा। वह बोलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था कि यह सब बकवास है, पर उसकी जबान पर शर्त की बेड़ियां थी। तभी धनीराम ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने उस तरह उठाया और सेठ की दाहिनी मुझ का आधा हिस्सा एक ही झटके में साफ कर दिया। अरे यह क्या किया? फिर से आवाज आई। सेठ ने आईने में देखा, उसकी आधी मुझ अब गायब थी और आधी वैसी खड़ी थी। एक प्रतिष्ठित सेठ के लिए बिना मुझ होने का मौत से भी बदतर था। धनीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सेठ जी, हाथ फिसलता गया, पर क्या हुआ? आधी मुझ में भी आप किसी शाहजादे से कम नहीं लग रहे। क्या आपको अपनी यह नई सूरत पसंद आ रही है? यह अपमान की पराकाष्ठा थी। सेठ की मूछ उसकी आन बान और शान थी। अब वह एक मस्करा लग रहा था। धनीराम ने अगला वार किया, सेठ जी, अगर आप कहते तो मैं दूसरी तरफ की मूछ भी साफ कर दूंगा। फिर आप इसी आधे रूप में पूरे गांव का चक्कर लगाना पसंद करेंगे। सेठ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खुजली, अपमान और गधे वाली तस्वीर ने उसके विवेक को खत्म कर दिया। वो अपनी कुर्सी से उछला और जोर से चिल्लाया, कमीने नाई, तेरी यह मजाल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह मैं नहीं हूँ। धनीराम ने शांति से उतरकर नीचे रखा और वहां खड़े गांव के मुखिया गवाहों की ओर देखा। सेठ जी, धनीराम ने विनम्रता से कहा, आपने नहीं कह दिया और सिर्फ नहीं आपके तो पूरा भाषण दे दिया। आप शर्त हार गए। सेठ सन्न रह गया। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पंचायत वहां जमा हो चुकी थी। मुखिया ने फैसला सुनाया, सेठ करोड़बल, आपने अपनी ही शर्त तोड़ी है। अब आपको धनीराम की मांग पूरी करनी होगी। पूरे बाजार में सन्नाटा पसर गया था। हर आंख धनीराम पर टिकी थी। लोगों को लगा कि आज धनीराम सेठ की हवेली मांग लेगा या शायद उसे गांव भर के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर करेगा। सेठ करोड़मल, जिसकी आधी मूछ कटी हुई थी और चेहरे पर साबुन का झाग सूखकर सफ़ेद पपड़ी बन चुका था, पत्थर की मूर्त बना खड़ा था। उसे अपनी हार से ज़्यादा इस बात का डर था कि अब वह इस गांव में सिर उठाकर कैसे जिएगा। धनीराम ने बहुत ही शांति से अपनी फटी हुई चटाई उठाई और उसे
झाड़ कर कंधे पर रखा। फिर वो मुखिया जी की और मुड़ा और बोला, मुखिया जी, न्याय का तराजू किसको कुचलने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाने के लिए होता है। मैं सेठ जी से जो शर्त जीती है उसमें से मुझे 10 सोने की मोहरें मिलनी चाहिए, पर मुझे वो मोहरें अपने घर की रोटी के लिए नहीं चाहिए। उसने सेठ की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब क्रोध की जगह ग्लानि थी। धनीराम ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, पहली मांग मेरी यह है कि आज से आप उन सभी गरीबों के गिरवी रखने गहने और कागज जात बिना 1 पैसे लिए लौट जाएंगे, जिन्हें अपने बरसों से दबा कर रखा है। दूसरी मांग यह है कि गांव के बाहर जो सूखा कुआं आपने अपने अधिकार में ले रखा है उसे आज ही जनहित के लिए खोल दिया जाएगा। और तीसरी बात, आज से आप किसी भी मेहनतकश को पैर की जूती नहीं कहेंगे, क्योंकि वही जूती कांटों से आपके पैर बचाते हैं। सेठ करोड़मल की गर्दन झुक गई। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि यह एक मामूली नाई उसे जीवन का इतना बड़ा पाठ पढ़ा देगा। उसने भराई आवाज में कहा, धनीराम, तुमने मेरी मूछ नहीं काटी, तुमने मेरा यह पर्दा काट दिया जिससे मुझे अंधा बना रखा था। मैं हार गया, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुखिया जी ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी और ऐलान किया, आज से रामपुर में कोई भी व्यक्ति धन के बल पर किसी की इज्जत नहीं उछालेगा। धनीराम की अक्ल ने आज साबित कर दिया कि असली दौलत इंसान की फितरत और उनकी बुद्धिमत्ता है। धनीराम आज भी उसी पीपल के नीचे बैठता है। उसकी दुकान पर अब सेठ किरोड़ीमल भी आता है, पर अब वे शर्त लगाने नहीं बल्कि धनीराम से दुनियादारी की बातें सीखने आते हैं। धनीराम के हाथ में वही पुराना उस्तरा तरफ है और जुबान पर वही तीखी पर सच्ची बातें। लोग आज भी इस किसी को याद करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंसान को अपनी जुबान पर उतना ही काबू रखना चाहिए जितना एक नाई अपने उस्तरे पर रखता है। जरा सी चूक हुई तो समझो गर्दन गई या फिर मुझ। रामपुर की फिजाओं में अब वह पुरानी कड़वाहट नहीं थी। वो गांव अब केवल अपनी खुशहाली के लिए नहीं बल्कि उस चतुर नाई और सुधरे हुए सेठ की मिसाल के लिए मशहूर हो गया। लोक कथा ये मरती नहीं है, वे बस पीढ़ियों के कानों में रस खोलती रहती है कि अहंकार का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य और बुद्धि की एक छोटी सी चोट उसे जमींदोस्त करने के लिए काफ़ी होती है। दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। कैसी लगी कमेंट में बताइए। इंतज़ार रहेगा। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तब तक के लिए अलविदा, राम राम। अगली वीडियो में मिलेंगे नई कहानी को लेकर। जय माता जी। मित्रों, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।